Welcome to you friends. Step for special. In this video we will discuss Unit 1.2 Classification of Communication and types of communication. Like first है human and animal communication, second है human communication, linguistic and non-linguistic communication. So let's start. यूनिट 2.1 क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट दे रखा है ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, सेकंड दे रखा है ह्यूमन कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। संप्रेषण का वर्गीकरण, मानव एवं जानवर संप्रेषण, सेकंड दे रखा है मानवीय संप्रेषण, भाषिक एवं अभाषिक संप्रेषण। आइए इन सब वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। फर्स्ट दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर इसके कुछ वर्गीकरण किए गए हैं जो हम समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। फर्स्ट दे रखा है जो वर्बल कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन मानव संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एनिमल कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन भी दो प्रकार का होता है, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन और नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एनिमल्स कम्युनिकेशन है, जो नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में रखा गया है। आइए समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। मौखिक संप्रेषण, भाषा का मौखिक रूप वाणी है जो मनुष्य के लिए संप्रेषण करने का मुख्य साधन है। यह समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी है। वाणी हमारे जीवन का एक अंग है। बताया गया है कि जो भाषा है, जो हम बोलते हैं, वह वाणी का ही रूप है और मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ विचार साझा करने के लिए इसी संप्रेषण का यूज़ करते हैं और यही है जो समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। आगे बताया गया है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर कोई अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएगा तो उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उसकी काबिलियत है, वो दूसरों को पता लग पाएगी और इससे उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा। आगे दिया गया मौखिक संप्रेषण में भाषा को रूप प्रदान करने के साथ साथ व्याकरणात्मक रूप से तैयार किया जाता है। आगे बताया गया जो भाषा का मौखिक रूप है उसको भाषा के रूप में तैयार करने के लिए उसके अंदर व्याकरण के, जो ग्रामर के जो पॉइंट्स होते हैं, वो सब इसके अंदर फेजेस यूज़ किए जाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बन सके। आगे दिया गया है जिससे मानव संप्रेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ग्रामर वगैरह यूज़ करने के बाद जो अच्छा से जो एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज बनती है उसको हम अपने डेली रूटीन्स के कार्य में यूज़ करते हैं, संप्रेषण में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में। आगे पढ़ते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संप्रेषण। भाषा की वजह से मानव समाज में एक दूसरे से संप्रेषण कर लेता है। मानव संप्रेषण के माध्यम से विश्व में किसी भी देश में किसी भी लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब जो हमें अगर कोई लैंग्वेज आती है तो हम उस लैंग्वेज को जानने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं, आपको हिंदी आती है तो हिंदी से हिंदी में बात कर सकते हैं, चाहे वह मौखिक हो या अमौखिक हो। भाषा संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। जो भाषा है उसके संप्रेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। आइए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट दे रखा है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, सेकंड दे रखा है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। आइए जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत मौखिक एवं लिखित भाषा आती है जो व्याकरणात्मक ग्रामेटिकल होती है।
जिसके द्वारा संप्रेषण शुद्ध एवं स्पष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे समाचार समूह में, घर में आदि। जो इस प्रकार की जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन बताया गया है, वो बताया गया है कि उसके अंदर भाषा का मौखिक और लिखित रूप आता है, जिसके अंदर जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको फुलफिल करके, कंप्लीट करके तब उसको यूज़ करने के लायक बनाया जाता है, जो कि हम समाचार पत्र में यूज़ करते हैं और कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। दूरभाषा होती है मतलब जो कि हम कम्युनिकेशन में टेलीफोन वगैरह के थ्रू यूज़ करते हैं, वो सब के सब। सेकंड दिया है नॉन कम्युनिकेशन। अमौखिक रूप जितनी भी सूचना, जैसे चेहरे के हाव भाव कि हमारे फेस एक्सप्रेशन से दूसरे वाले को पता लग जाता है कि सामने वाला खुश है या दुख है, या हमारी बात से एग्री या डिसएग्री है, के द्वारा शरीर की भाषा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तथा सांकेतिक भाषाओं के द्वारा किए जाते हैं। इनके अलावा चित्रकला, लेखन, रेखाचित्र के माध्यम से भी अभिभाषित संप्रेषण किया जाता है। कि जैसे हम अपने व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे स्माइली वगैरह के, ऐसे थम्स अप के कुछ आइकन्स हम साइन लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करते हैं। और कुछ हम जैसे कि थॉट्स बोलते हैं, जो लिखते हैं, उनके थ्रू भी हम जो स्टेटस पर लगाते हैं थॉट्स, वो सब भी हमारी कुछ ना कुछ हमारी भाषा के ही रूप में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड दिया गया मौखिक संप्रेषण के माध्यम। मौखिक संप्रेषण वस्तुतः बोलकर किया जाता है। जो मौखिक संप्रेषण है वो रियलिटी में बोलकर ही किया जाता है, क्योंकि मौखिक हो गया तो मुंह से बोलने वाली भाषा। इसके अनेक ऐसे माध्यम हैं जिससे मौखिक संप्रेषण किया जाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट दे रखा है दूरभाषा। यह मौखिक संप्रेषण का एक माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद स्थापित करता है। संप्रेषण को बढ़ावा देने एवं सुलभ बनाने के लिए आजकल दूरभाषा के साथ मोबाइल सेवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। अब दूरभाषा बताया गया कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बैठे हुए अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बात करते हैं, तो उस प्रोसेस को दूरभाषा बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कविता, पोएम्स। किसी कविता को पढ़ने के लिए वाणी एवं भाषा का होना आवश्यक होता है। कि अगर हम कोई भी पोएम या स्टोरी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास वाणी और भाषा का होना ज़रूरी है। अतः कविता वाचन को मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। इसको ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन बताया गया। थर्ड है संगीत। वादन संगीत के साथ जब गायन संगीत को सम्मिलित किया जाता है, वादन संगीत होता है कि जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार या फिर कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हमें बैकग्राउंड में वॉइस आती है, जो म्यूजिक में आवाज़ के साथ साथ जो और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो संगीत बजाया जाता है, उसको वाद्य यंत्र, वाद्य संगीत कहा जाता है। तो यह मौखिक संप्रेषण का रूप ले लेता है। अतः संगीत को भी संप्रेषण का माध्यम कहा जाता है। अब किसी को हम अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए संगीत का भी हम सहारा लेते हैं। जैसे कि आपने मूवी देखी है शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, उसके अंदर जब दीपिका पादुकोण उनको सिंगिंग के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करती है, वो सब आपको थोड़ा सा फनी लगा होगा, लेकिन वो भी एक संगीत का, कम्युनिकेशन का माध्यम है। नेक्स्ट दिया गया है समाचार। प्राय समाचार का वाचन किसी प्रवाचक द्वारा मौखिक रूप से किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि समाचार मौखिक संप्रेषण का एक माध्यम है। अब माना जाता है कि जो समाचार पत्र है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू बोलकर बताया जाता है, तो वो भी एक मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। आगे दिया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संप्रेषण। आइए इसके बारे में जानते हैं।
मौखिक स्तर के अतिरिक्त संप्रेषण अमौखिक ढंग से भी किए जाते हैं। बताया जाता है कि जो मौखिक है उसके अलावा भी हम संप्रेषण कर सकते हैं जो कि अमौखिक ढंग से होते हैं, उसको अमौखिक के नाम से जानते हैं। जैसे लिखित रूप में भाषा एक लिखित रूप लेती है। लिखित शब्द स्थायी होते हैं एवं साथ ही इनमें सूचना को जन सूचना तक पहुंचाने की क्षमता होती है। जो लिखित मैसेज होते हैं वो परमानेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के काबिल भी होते हैं। आगे दिया गया है, इसके अतिरिक्त अमौखिक संप्रेषण के लिए सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बताया गया कि जो अमौखिक संप्रेषण है उसके लिए सांकेतिक जो साइन लैंग्वेज है उसका भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस में जो काम करते हैं, ट्रैफिक को पास आउट करने के लिए जो सिग्नल्स देते हैं, कभी लेफ्ट हैंड से कभी राइट हैंड से, वो भी आपने देखा डेली रूटीन में यूज़ करते हुए एक नॉर्मल इंसान को। और जो स्पेशल हैं जो कि सुन और बोल नहीं सकते, जो दिव्यांग हैं मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो भी साइन लैंग्वेज के थ्रू ही अपने बातों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। उन सबको भी हम देख पाते हैं अपने चारों तरफ। आगे बताया गया है अमौखिक संप्रेषण के माध्यम इशारा, मुख मुद्रा, हाथ के संकेत आदि अमौखिक संप्रेषण के माध्यम हैं। जो इशारा होता है, जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं, जैसे कि हम कई बार आंखों से भी इशारे कर देते हैं, कभी तिरछा देखकर, कभी तिरछा देखकर, कभी सीधा देखकर, ऐसा कुछ हम एक दूसरे के साथ मैसेज कन्वे करते हैं। फिर हाथ के साथ भी जैसे उंगली को पॉइंट आउट करना, ये सब भी हमारे संप्रेषण के अंदर आते हैं। अतः संप्रेषण को यदि मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग माना जाए तो गलत नहीं होगा। अगर हम संप्रेषण को मनुष्य के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बगैर मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर संप्रेषण को 5 भागों में बांटा जाता है जो कि निम्नलिखित है। अब संप्रेषण को भी 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, 5 कैटेगरीज में बांटा गया है जो कि इस प्रकार से हैं। चलो उनके बारे में हम समझते हैं वो किस प्रकार से हैं। फर्स्ट दे रखा है द्विव्यक्ति संप्रेषण, 2 वे कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है वो समझते हैं। ऐसे में 2 व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मित्रों का आपस में बातचीत करना। अब इसमें फर्स्ट दिया गया है कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको द्विव्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जब हम सिर्फ 2 ही इकट्ठे होते हैं तो उसको द्विव्यक्तिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है लघु समूह संप्रेषण, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इस प्रकार की स्थिति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो एक लघु समूह के रूप में होते हैं। इनमें संप्रेषण क्रिया प्रत्यक्ष रूप से होती है। अब जब 2 या 2 से अधिक, हम जैसे कि हम क्लासरूम में भी अगर बात करते हैं तो हमारे दोस्त एक से ज़्यादा होते हैं, और ग्रुप्स भी हम बात करते हैं जब ग्रुप टीचिंग की, तो उसके अंदर भी एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है और वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसके अंदर 1 से 5 या 10 लोगों तक हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया लोक संप्रेषण, पब्लिक कम्युनिकेशन। इस प्रकार का संप्रेषण सार्वजनिक होता है, जैसे कॉलेज, मंदिर, खेल का मैदान इत्यादि स्थानों पर सार्वजनिक रूप से विशाल समूह में लिए जाने वाले संप्रेषण होते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने जो भाषण देते हैं वो सब के सब सार्वजनिक एरिया में, पब्लिक प्लेस में ही दिए जाते हैं, और जो मंदिरों में जो अनाउंसमेंट होती है वो सब की सब, कॉलेज में जो अनाउंसमेंट होती है वो सब की सब पब्लिक कम्युनिकेशंस के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट दिया गया है संगठनात्मक संप्रेषण। इस प्रकार का संप्रेषण क्रियाएं प्राय सार्वजनिक स्थानों पर होती है, जैसे संस्थान, औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान इत्यादि। अब जो नेक्स्ट दिया गया है वो दिया गया है संगठनात्मक संप्रेषण, जो कि हम उद्योगों में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो हम अनाउंसमेंट्स देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, वो होता है संगठनात्मक संप्रेषण। फिफ्थ दिया गया है जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन।
इस प्रकार के संप्रेषण क्रियाओं में काफ़ी लोग सम्मिलित होते हैं, जैसे सिनेमा घर, समाचार पत्र इत्यादि। जो जन संप्रेषण होते हैं उसके अंदर बताया गया है कि जो कि सिनेमा घर मतलब जो मूवी होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा लोगों का जो कम्युनिटी होती है वो सब अपने अपने थॉट्स को बारी बारी बोलते हैं, जो है हम मूवी में डायलॉग सुनते हैं वो सब। समाचार पत्र इत्यादि। अब जो समाचार पत्र भी हम सुनते हैं, कभी उसके अंदर रिपोर्टर बात कर रहा है, कभी उसके अंदर सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है जिससे रिपोर्ट ली जा रही है, कभी जो चैनल के एंकर हैं वो बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जन संप्रेषण के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पशु संप्रेषण, एनिमल कम्युनिकेशन। पशुओं में संप्रेषण का अध्ययन विस्तार से किया गया है। इसमें मधुमक्खियों का भिनभिनाना तथा चिंपैंजियों की गुरगुराहट सभी सम्मिलित हैं। अब जो एनिमल कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी जो पंखों की भिनभिनाने की आवाज़ होती है वो, और चिंपैंजी है उनके जो साउंड्स करते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो सबको सम्मिलित किया गया है। अब आगे दिया गया है पशु भी संप्रेषण करते हैं परंतु भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जो हम देखते हैं जो हमारे चारों तरफ पक्षी चहचहाते हैं, जो एनिमल्स से आवाज़ करते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन की भाषा है उसको हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि उसको हम समझते नहीं है, उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। अतः पशु संकेत द्वारा संप्रेषण करते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली के रोए खड़ा होना, मानो वह तैयार है लड़ने के लिए, यह संकेत साधारण संकेत नहीं है। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में बिल्ली है, अगर वो जब दूसरी बिल्ली को देखती है और जब लड़ाई के मतलब पोजीशन में होती है तो उनके जो फर होते हैं, उनके जो रोए होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे कि वो अपने आप को एक और ज़्यादा डेंजर दिखाने के लिए कि वो सामने वाले से ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके की हम जो एक्टिविटी है एनिमल्स में देखते हैं, स्पेशली डिस्कवरी पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। क्योंकि आगे दिया गया है संकेत व घटना के बीच प्राकृतिक संबंध होता है। पशुओं में संप्रेषण उनके द्वारा उत्पादित ध्वनियों के द्वारा होता है। ये ध्वनियाँ संप्रेषण की सूचक हैं, किंतु ये भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये संकेत द्वारा संप्रेषण करते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन वो किसी भाषा का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ संकेत का ही यूज़ करते हैं। वो भाषा के अंदर जो उनकी आवाज़ होती है उसके अंदर संकेतों का ही, सिंबल्स का ही यूज़ करते हैं। आगे दिया गया है चिंपैंजी एकमात्र ऐसा पशु है जिसका मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क से मिलता है, अतः यह प्राकृतिक है, किंतु शोधकर्ता चिंपैंजी से भाषा व्यवहार का अध्ययन करें। अब इसमें बताया गया कि जो एक चिंपैंजी है उसकी ही कुछ बॉडी स्ट्रक्चर है और जो उसका ब्रेन है वो इंसान के ब्रेन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, और ये एक नेचुरल फैक्ट्स है। आगे दिया गया चिंपैंजी में भाषा व्यवहार का अध्ययन शुरू में उन्हें वाणी सिखाने से था। अब जो पहले बताया गया था, जो चिंपैंजी के ऊपर जो अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, उसमें चिंपैंजी को एक लैंग्वेज सिखाने के ऊपर किया गया था। कुछ वैज्ञानिक परिवारों ने चिंपैंजी के बच्चे को गोद लेकर पालन पोषण किया। अब जो कुछ वैज्ञानिक थे जो खोजकर्ता थे, उनके परिवार वालों ने जो चिंपैंजी छोटे बच्चे थे उनको अपने घर में पालना शुरू कर दिया। वर्षों के बाद चिंपैंजी मात्र 2 या 3 शब्द ही बोल पाया और यह शब्द मनुष्य से परे थे। अब जो चिंपैंजी ने अपने पूरे जीवन में उधर सीखे उनके परिवार में रहकर, वो 2 या 3 शब्द थे जो कि मनुष्य की समझ से भी परे थे। वो भी उनको नहीं समझ पाते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अर्थात इन्हें भाषा सिखाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन सांकेतिक भाषा सिखाने में इसे कठिनाई नहीं होती। अब जो चिंपैंजियों को जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो सिखाने में प्रॉब्लम फेस हुई है, और कि जो नॉन वर्बल जो सांकेतिक भाषा के थ्रू उनको एक कुछ सिखाना है उसमें बहुत इजी रहा है। कुछ वर्ष आगे बताया गया, कुछ वर्षों में इनसे लगभग 200 से अधिक संकेत सीख लिए। अब कुछ टाइम के बाद इन्होंने कुछ जो ईयर्स हैं
उसके अंदर इन्होंने 200 से अधिक साइन सीख लिए, जिसका उद्देश्य अर्थपूर्ण वाक्य बनकर संप्रेषण करता है, और जिसका उद्देश्य अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर संप्रेषण करता है कि जो चिंपैंजीज ने जो साइन लैंग्वेज सीखी है उनका जो वर्ड की स्ट्रेंथ है वो 200 के करीब है, और जिनका एक शाब्दिक अर्थ भी बनता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब संप्रेषण को इफेक्टिव बनाने वाले जो कारक हैं, इफेक्ट करने वाले कारक हैं, उन फैक्टर्स हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक संप्रेषण का उद्देश्य उस व्यक्ति को प्रभावित करना होता है जो उसे ग्रहण करता है। अब जो भी संप्रेषण होता है वो उस व्यक्ति के लिए होता है जो उसको सुन रहा है या उसके लिए बोला गया है, वो उसको प्रभावित करने वाला होना चाहिए। अब आगे बताया गया है, तथा स्रोत या संप्रेषण संचार के माध्यम से प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसके 4 प्रमुख कारक इस प्रकार से हैं जो नीचे बताए गए हैं। आइए इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट दिया गया है स्रोत या संप्रेषण की विशेषता। सेकंड दिया गया है सूचना की विषय वस्तु। थर्ड दिया गया है सूचना का माध्यम। फोर्थ दिया गया है प्राप्तकर्ता की विशेषताएं। अब इसमें हम समझते हैं संप्रेषण की अभिव्यक्ति। संप्रेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार के संप्रेषण अधिक से अधिक जन समूह को प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार से हैं। अब जो संप्रेषण करते हैं उनके लिए हम बहुत से जो मेथड्स है, वे हैं, टाइप्स हैं, उनका यूज़ करते हैं जो कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया जो संप्रेषण के जो जन समुदाय को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से दिए रखे हैं इसमें दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है फर्स्ट रेडियो, संगीत, टेलीफोन। अब ये क्या हो गए, सब के सब हम ऑडियोबल हैं, जो कम्युनिकेशन हम सुनते हैं वो सब के सब। लिखकर, टाइपराइटर से, हाव भाव से, मुख मुद्रा, कहानी, खेल, स्पर्श, इशारे, संकेत, सुनना, कविता, नाटक, वाणी के द्वारा, समाचार, कंप्यूटर देखकर, ये सब के सब जो संप्रेषण के हैं वो कारकों के बारे में बताया गया जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।